नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। हर एक तारीख का अपना एक इतिहास होता है और हर दिन कोई ना कोई घटनाएं हुई होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हम हर रोज आपके लिए हर तारीख के बारे में बताते हैं और हर दिन के बारे में जानने से हमारी और आपकी जानकारी भी बढ़ती है। हर दिन की तरह आज भी हम आपको आज के इतिहास के बारे में बताएंगे। आज 29 जनवरी है और आज की तारीख का भी एक महत्वपूर्ण इतिहास है। आज के दिन ही 29 जनवरी 1970 को भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज और एथेंस ओलंपिक 2004 के रजत विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म होता। तो चलिए जानते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में कुछ जानकारियां। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज और एथेंस ओलंपिक 2004 के रजत पदक विजेता रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म आज ही के दिन 29 जनवरी 1970 को हुआ था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक भारतीय राजनेता और एक पूर्व पेशेवर शूटर थे। एक शूटर के रूप में डबल ट्रैप इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के बाद उन्होंने 2004 ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता। एक दशक से अधिक के करियर में उन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कई पदक भी जीते, जिन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सेना और शूटिंग से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वे 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए संसद के सदस्य बने। नवंबर 2014 में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बने। राठौर को 2017 में युवा मामलों और खेल मंत्रालय के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर स्कूली शिक्षा के जमाने से ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। करड़ी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद में उन्होंने शूटिंग का निरंतर अभ्यास किया। 10 सितंबर 2013 को राठौर बीजेपी में शामिल हुए और इसके पहले बार रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की एक रैली का हिस्सा बने थे। राठौर ने राजनीति में आने के लिए सितंबर 2013 में ही सेना से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया और बतौर कर्नल वह अपने पद से रिटायर हुए। 1998 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग की शुरुआत की। जल्द ही वह दुनिया के बेहतरीन ट्रैम्प शूटरों में गिने जाने लगे। साल 2003 में साइप्रस के शहर निकोसिया में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप का कांस्य जीता था। स्पर्धा के पूर्व राठौर ने कहा था, मैदाने जंग में शूटिंग ओलंपिक पद जीतने से ज्यादा आसान है। स्पर्धा के माहौल में आपके अंदर का डर बाहर निकलकर आता है। उन्होंने सेना छोड़कर खेल के मैदान में बाजी मारी। वो अपनी उपलब्धि के बारे में कहते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भी यह पसंद है, लेकिन मेरी उपलब्धि से लोग शूटिंग जैसे खेल में भी आएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के बारे में, जो आज ही के दिन यानी कि 29 जनवरी 1780 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, जिसको प्रकाशित जेम्स अगस्टस हिकी ने किया था। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिकी थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन 1780 में आरंभ हुआ। हिकी गजट के प्रकाशन का एक कारण बाजार के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना था। यह मानना कि वह अंग्रेजी प्रशासन के विरोध के लिए निकाला गया गलत और भ्रामक है। हाँ, यह जरूरी है कि उसमें अंग्रेजी प्रशासन के व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के समाचार प्रमुखता से होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी जेम्स ऑगस्टन हिकी ने पहले बार कलकत्ता से 4 पृष्ठों के एक अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किया। इस तरह भारत में मुद्रित पत्रिका प्रारंभ करने का श्रेय हिकी को जाता है। बंगाल गजट आर कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर नामक यह पत्र बंगाल गजट या हिक्की गजट के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि इसका प्रकाशन हिक्की किया करते थे।
हिक्की की पत्रकारिता पर वॉरेन हेस्टिंग ने पहला प्रहार 14 नवंबर 1780 को यह आदेश जारी करके किया कि आम सूचना दी जाती है कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम बंगाल गजट आर कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर है, जो जेके हिक्की द्वारा मुद्रित किया जाता है, कि अंकों में निजी जिंदगी को कलंकित करने वाले अनेक अनुचित अंश पाए गए हैं जो शांति भंग करने वाले हैं। अतः इसे जीओपी के माध्यम से प्रसारित होने की और अधिक अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भारत में समाचार पत्र और शासन के बीच टकराव की प्रथम घटना थी। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली की, जिन्होंने 29 जनवरी 1993 को कोलकाता के ईडन गार्डन में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। तो चलिए जानते हैं विनोद कांबली के बारे में। 29 जनवरी 1993 को कोलकाता के ईडन गार्डन में विनोद कांबली ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। विनोद कांबली और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर बचपन के दोस्त हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों का डेब्यू करीब करीब एक साथ हुआ था। हालांकि दोनों का करियर काफी अलग रहा। कांबली भारत के लिए 17 टेस्ट मैच ही खेल सके, लेकिन उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिन्हें सचिन भी नहीं तोड़ सके। 21 साल की उम्र में टेस्ट में अपना पहला डेब्यू करने वाले कांबली ने 23 साल की उम्र में अपना आखिरी टेस्ट खेला था। छोटा टेस्ट करियर होने के बावजूद उनके नाम आज भी कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। कांबली के नाम भारतीय टीम की ओर से सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी बनाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। 21 साल 32 दिन की उम्र में कांबली ने इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में खेले गए मैच में 224 रनों की पारी खेली थी और भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी मारने वाले बल्लेबाज बने थे। कांबली ने 1989 में रणजी में डेब्यू किया था। कांबली ने रणजी का पहला मैच गुजरात के खिलाफ खेला था और छक्का मारकर अपना खाता खोला था। 1993 में कांबली ने 2 टेस्ट मैचों में लगातार 2 डबल सेंचुरी बनाकर एक और रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने पहले इंग्लैंड के खिलाफ 224 रनों की पारी खेली। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 227 रनों की पारी खेलकर लगातार 2 टेस्ट में 2 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। कांबली ने टेस्ट क्रिकेट की 14 पारियों में 1000 रन बनाए थे। वह भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। यही नहीं, कांबली का औसत सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाजों से अधिक है। उन्होंने 17 टेस्ट मैचों में 2 डबल सेंचुरी और 4 सेंचुरी के साथ 54.2 की औसत से 1084 रन बनाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व ट्रेड यूनियन नेता जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में। आपको बता दें कि जॉर्ज फर्नांडिस का निधन आज ही के दिन यानी कि 29 जनवरी 2019 को हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे जॉर्ज फर्नांडिस और कैसे बने वो बड़े नेता। मजदूर नेता से देश के शीर्ष नेता तक का सफर तय करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस का निधन आज ही के दिन 29 जनवरी 2019 को हुआ था। वो चंद नेताओं की शुमार रहे जिन्हें जनता से बेहद प्यार और सम्मान भी मिला। मजदूर यूनियन के आंदोलन से शुरुआत करते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अमिट पहचान बनाई। या वही जॉर्ज फर्नांडिस हैं जिन्होंने कुख्यात आपातकाल के दौरान मछुआरे, साधु और सिख बनकर आंदोलन चलाते रहे। जॉर्ज फर्नांडिस राजनीति में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से पहले वे एक ऐसे मजदूर नेता थे जिनके पीछे पूरा मजदूर तबका चलता था। बात तो 1973 की है और इस समय से पहले और आजादी के बाद तक तब 3 वेतन आयोग आ चुके थे, लेकिन रेल कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कोई ठोस बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस बीच जॉर्ज फर्नांडिस नवंबर 1973 को ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में यह फैसला लिया गया कि वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई और 8 मई 1974 को बॉम्बे में हड़ताल शुरू की गई
और इस हड़ताल में न सिर्फ पूरी मुंबई थमसी गई बल्कि पूरा देश थमसा गया। इस हड़ताल में करीब 15 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। बाद में कई और यूनियन भी इस हड़ताल में शामिल हो गई तो हड़ताल ने विशाल रूप धारण कर लिया। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, कन्नड़, उर्दू, मलयाली और कोंकणी भाषाओं के जानकार जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को कर्नाटक के मंगलूर में हुआ था। फर्नांडिस जब 16 साल के थे तो वह क्रिश्चियन मिशनरी में पादरी बनने की शिक्षा लेने गए, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और इसके बाद 1949 में महज 19 साल की उम्र में रोजगार की तलाश में मुंबई आ गए। मुंबई में वह इस दौरान लगातार सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन आंदोलन के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। उनकी छवि एक विद्रोही नेता की रही। फर्नांडिस समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से प्रेरणा लिया करते थे। 50 और 60 के दशक में उन्होंने कई मजदूर हड़तालों और आंदोलनों का नेतृत्व किया। यूनियन नेता, राजनेता और पत्रकार जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल के प्रमुख सदस्य रहे थे। जॉर्ज ने ही समता पार्टी की स्थापना की थी। 1994 में जनता दल छोड़कर उन्होंने समता पार्टी का गठन किया था। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने रेलवे, उद्योग, रक्षा, संचार जैसे अहम मंत्रालय संभाले। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1967 से 2004 तक 9 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वह अगस्त 2009 से जुलाई 2010 के बीच तक राज्यसभा सांसद भी रहे। जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए के शासनकाल में 1998 से 2004 तक रक्षा मंत्री रहे। कारगिल युद्ध और पोखरण में परमाणु परीक्षण के दौरान फर्नांडिस ही रक्षा मंत्री थे। हालांकि ताबूत घोटाले के मामले में विवाद होने के बाद उन्हें रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो हमारे कार्यक्रम आज के इतिहास से आप सभी को एक फायदा तो जरूर मिलता है कि जो हम और आप नहीं जानते हैं वो जानकारियां आपको हमारे इस खास कार्यक्रम से मिल जाती हैं और आपको हर दिन के बारे में जानना भी चाहिए। इससे ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही आज जो है वो कंपटीशन का ज़माना है, तब तो हमें हर जानकारी होनी ही चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।